सुबह का समय था और अशोक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी आरती हाथों में चाय लिए अशोक के पास जाती है और उसे चाय देते हुए उसे बोलती है, अशोक जी, आपकी चाय। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह तुम मुझे अपना ये मनहूस और गंदा सा चेहरा मत दिखाया करो। मुझे माफ करना अशोक जी, पर मैं तो आपके लिए बस चाय लेकर आई थी। लगता है जिस तरह से मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, ठीक उसी तरह से तुम्हें मेरी रोज सुबह खरी खोटी सुनने की आदत है। जैसे तुम्हारी शक्ल गंदी है, वैसे ही तुम गरीब घर से हो, उसी तरह से तुमने मेरी जिंदगी भी अपनी तरह फटीचर बना दी है। शादी को 10 साल होने को आए हैं और अब तक तुम्हारी गोद नहीं भरी। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरे सभी दोस्त बाप बन चुके हैं। वो हर हफ्ते हर महीने अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं और जब मेरे दोस्त मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछते हैं तो मुझे सिर झुकाकर बोलना पड़ता है कि मेरी बीवी बांझ है। अशोक की ये बात सुनकर आरती की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। लेकिन अशोक की ये बातें अशोक की माँ कुंती सुन लेती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलकर अशोक से बोलती है, अशोक, कैसा पति है तू, अपनी बीवी को बांझ बोल रहा है। अरे तुझे तो गर्व होना चाहिए आरती पर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तेरे साथ है। तू तो जानता है ना कि डॉक्टर ने आरती का पूरा चेकअप किया है, उसमें कोई कमी नहीं। पर जब चेकअप करवाने की बात तेरी आती है तो तू तो हमेशा ही मना कर देता है। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इस गरीब लड़की ने आप पर ऐसा कौन सा जादू कर रखा है जो आप हमेशा मेरी इस गरीब बीवी की साइड लेती रहती हो। क्योंकि बेटा, गलत तेरी बीवी नहीं, गलत तो तू है। और वैसे भी आरती को तेरे पिताजी ने बहू नहीं बेटी बनाकर लाए थे। क्या हुआ अगर आरती गरीब परिवार से है तो? उसका दिल तो बहुत अमीर है। कुंती आज एक बार फिर आरती की साइड लेने लगती है। ये सब देखकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो चाय का कप नीचे गिराकर गुस्से से घर से चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अशोक ऑफिस से घर आ रहा होता है तो एक बहुत ही सुंदर और अमीर घर की लड़की रोड पर खड़ी होती है और अशोक को आता देख उससे लिफ्ट मांगती है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा नाम निशा है और मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। मेरा घर यहीं पास में है, तो क्या आप मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी मैं वहीं से जा रहा हूँ, आप बैठ जाइए। अब निशा अशोक के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाती है। अशोक उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी निशा उसे रोकते हुए उससे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं समय पे घर आ पाई हूँ। मुझे अपने घर की बहुत टेंशन होती है, मैं अकेली हूँ ना, और आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपको ऐसे घर जाने नहीं दूंगी। आइए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। आज नहीं फिर कभी, दरअसल अभी मुझे घर जाना है। अरे घर ही तो जाना है, चले जाना आराम से। कौन सा भागा जा रहा है आपका घर? निशा के काफी फोर्स करने पर अशोक उसके साथ उसके घर चला जाता है। अब निशा उसके लिए कॉफी बनाती है और उसके करीब आने लगती है। अशोक को भी निशा पसंद आ जाती है और अशोक निशा से बोलता है, इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके साथ कोई नहीं रहता क्या? दरअसल ये सब कुछ मेरा और मेरे पति का है। हम दोनों ने बहुत ही मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया था। एक बार की बात है, मैं और मेरे पति बाहर घूमने के लिए गए थे और हमारा वहाँ पर कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई। तभी से बहुत अकेली हूँ, ना कोई औलाद है। अब बस तलाश है तो किसी अपने की जो मेरा हमसफर बन सके और मेरा साथ निभाए। निशा की ये बात सुनकर अशोक सोच में पड़ जाता है और वो खुद से बोलता है, इसे भी एक जीवन साथी की तलाश है और मुझे भी एक जीवन साथी ही चाहिए जो अमीर हो और मुझे औलाद का सुख दे सके। आखिर गरीब आरती में है ही क्या जो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, और माँ भी उसी के पक्ष में रहती है। आखिर मेरी खुद की जिंदगी है, मैं किसी के साथ भी रहूं। इतना सोचकर अशोक निशा से बोलता है, आपकी और मेरी जिंदगी एक जैसी ही है, फर्क बस इतना ही है कि आपके पति आपके साथ नहीं रहे और मेरी गरीब पत्नी मेरा साया नहीं छोड़ती। न जाने उसने मेरी माँ पर क्या जादू कर रखा है, मेरी माँ बस उसी के गुण गाती है। मेरी शादी को 10 साल होने को आ चुके हैं और आज तक उसने मुझे कोई सुख नहीं दिया, यहाँ तक कि बाप बनने का भी नहीं। मैं बस अब अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मुझे सारी खुशियाँ दे सके। इस तरह से अशोक और निशा काफी देर तक बात करते हैं। कुछ देर बाद अशोक घर के लिए चला जाता है। अगली सुबह अशोक फिर से निशा के घर आ जाता है और उसे पिकअप कर लेता है। ये सिलसिला कुछ उसी तरह से शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब शादी करने का फैसला ले लेते हैं।
और एक दिन वो उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। निशा को देखकर कुंती हैरान हो जाती है और अपने बेटे से बोलती है, अशोक बेटा, ये तो अपने साथ किसे लाया है? कौन है ये लड़की? माँ, ये लड़की आपकी बहू और आरती की अमीर सौतन है, तो मेरी गरीब बीवी आकर अपनी अमीर सौतन की आरती उतारो। ये सुनते ही कुंती अशोक को एक थप्पड़ लगाती है और उससे बोलती है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तेरे पहले से ही एक बीवी है और तूने दूसरी शादी कर ली। आखिर मैं पूछती हूँ क्यों? माँ, आपको ये थप्पड़ मुझे नहीं, आरती को लगाना चाहिए था और उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था। जो मैंने काम किया है वो काम आपको कई साल पहले कर देना चाहिए था। औरों के घर में मैंने देखा है, जब औरत बच्चा नहीं दे पाती तो लड़के की माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती है, पर आप तो चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। इसीलिए अब मुझे आपके साथ और अपनी इस गरीब बीवी के साथ नहीं रहना। मैं जा रहा हूँ निशा के साथ उसके घर में उसके साथ रहने। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। पहले से ही मेरे सर पर बांझ का धब्बा है, अब मुझ पर और कलंक मत लगाइए। अगर आप मेरी अमीर सौतन के साथ चले गए तो समाज मुझे क्या कहेगा? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। अब इस घर में तुम दोनों सास बहू ही रहो। इस तरह से अशोक निशा को लेकर चला जाता है और निशा के साथ रहने लगता है। देखते ही देखते निशा के साथ रहकर अशोक निशा के काम को भी संभाल लेता है। लेकिन उनकी शादी को 5 साल हो जाते हैं और अब तक निशा को कोई औलाद नहीं होती। जिसके बाद एक दिन निशा अशोक से बोलती है, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी, कमी तुम्हारी गरीब बीबी में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। वो तो माँ बन सकती है लेकिन तुम बाप नहीं बन सकते कभी। निशा की कड़वी बातें सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है और वह निशा को एक थप्पड़ लगाते हुए उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कमी मुझ में नहीं तुझ में है। मैंने जिस लालच से तुझसे शादी करी मुझे वो चीज नहीं मिली, तू भी मेरी उस गरीब बीवी की तरह ही निकली। अशोक की बात सुनकर निशा उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है और उसके कुछ टेस्ट करवाती है। टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि कमी निशा में नहीं बल्कि अशोक में है। अशोक कभी बाप नहीं बन सकता। जब ये बात अशोक को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा के साथ आरती के पास जाता है, जहाँ वो सबसे माफी मांगते हुए उनसे बोलता है, माँ, आरती, निशा, आप सब सही थे। गलत था तो सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरी वजह से 2 लोगों की जिंदगी खराब हो गई। मैंने अपनी एक बीवी को गरीब बीवी और दूसरी बीवी को अमीर सौतन का नाम दे दिया। तुम दोनों को मैंने बांझ कहा, जबकि सारी कमी तो मुझ में है। अपने इस निठल्ले निकम्मे पति को माफ कर देना। मैं तुम दोनों को कभी भी औलाद का सुख नहीं दे सकता। आप हमसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो दर्द मैं पिछले 15 सालों से महसूस कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। इस तरह से वो सभी लोग अशोक को माफ कर देते हैं। जिसके बाद अशोक, आरती, निशा सब एक साथ रहते हैं और बाद में वो एक बच्ची भी अडॉप्ट कर लेते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरे करते हैं। जादुई सोने की गाय। राधा एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपनी माता रूपा के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। राधा और रूपा खेतों में काम करते थे। उसके बदले में उन्हें कुछ अनाज दे दिया जाता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। एक बार रूपा और राधा साहूकार के पास गए। सरकार, कुछ पैसा उधार दे दीजिए, दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा खर्चा है। अगर आप थोड़ा सा उधार दे देंगे तो हम भी हमारी दिवाली अच्छे से मना लेंगे। उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे पास उधार उतारने का कोई जरिया तो है नहीं। रोज खेतों में काम करके जो पैसा मिलता है उसी से तुम्हारा गुजारा चलता है। कभी पैसा मिलता है तो कभी बिना पैसों के रह जाते हो, तो उधार कहाँ से निपटाओगे? आप चिंता मत करिए सरकार, हम आपका कर्जा उतार देंगे। नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता। जाओ, तुम कहीं और से मांग लेना। निकलो यहाँ से। खेतों में काम कम हो जाने की वजह से रूपा और राधा का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। यही सोचते हुए रूपा और राधा एक बार जंगल में जा रहे थे। उन्हें कोई गाय रंभाते हुए सुनाई देती है, पर उन्हें कहीं पर भी गाय नजर नहीं आती। माँ, देखो ना, कहीं से गाय के रंभाने की आवाज आ रही है, पर दिख नहीं रही। उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सहायता के लिए बुला रही है। हाँ,
लग तो मुझे भी यही रहा है, जैसे कोई गाय हमें बुला रही है, पर हम जाएं तो किधर जाएं? हमें गाय नजर ही नहीं आ रही है। पता नहीं उसको हमारी क्या सहायता की जरूरत है। रूपा और राधा दोनों गाय को तलाशते हैं। तलाशते तलाशते वो जंगल के एक गड्ढे के पास जाते हैं, जहां पर रूपा देखकर दंग रह जाती है कि गाय उस गड्ढे में गिरी हुई है और जोर से रंभा रही है। अरे, ये गाय इस गड्ढे में कैसे गिर गई? इसको तो निकालना बहुत जरूरी है। इसको तो गड्ढे में गिरने की वजह से चोट भी लग गई है। देखो ना माँ, गाय कितना रंभा रही है। इसको जरूर चोट लगी है। इसको बाहर निकालो ना माँ। देखो ना, कितनी सुंदर गाय है। हाँ बेटा, अभी निकालते हैं, तुम परेशान मत हो। ये तो एकदम सोने के जैसी गाय है। रूपा जंगल में से कुछ लताओं को लेकर उन्हें बांधकर उस गाय को गड्ढे में से निकाल लेती है, जिसकी वजह से राधा बहुत खुश होती है। माँ, देखो कितनी सुंदर गाय है, बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। इसका सुनहरा रंग तो सभी गायों से हटकर है। क्या हम इस गाय को अपने घर ले चलें? हाँ बेटा, सच में गाय बहुत सुंदर है, पर हम इसको ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसको भला हम क्या खिला पाएंगे? नहीं माँ, मुझे ये गाय अपने घर के लिए चाहिए। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगती, पर ये जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। इससे अच्छा है सुनहरी गाय को हम अपने घर ले चलते हैं। इससे हमें दूध भी तो मिल सकता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, इस सुनहरी गाय को घर ले चलते हैं। इसकी जो चोट लगी है उसको भी तो ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इसकी चोट बढ़ती चली जाएगी। रूपा और राधा गाय को घर ले आते हैं। राधा और रूपा दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते हैं। उसके पैर में लगी चोट की बहुत देखभाल करते हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है। एक बार राधा गाय को चारा खिला रही थी तो आवाज आती है, राधा, मैं गाय बात कर रही हूँ। गाय? तुम बोल भी सकती हो? हाँ राधा, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक सोने की गाय हूँ। तुमने मेरी मदद की है। जिस तरह से तुम्हारे घर के हालात हैं, और फिर भी तुमने मुझे चारा खिलाया और दवा खिलाई और मेरे घावों को भी ठीक कर दिया। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुम मुझे उस गड्ढे में से नहीं निकालती तो शायद मुझे कोई जानवर खा गया होता। अरे, इसमें शुक्रिया कैसा? आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको घर ले आई। तुम्हारे घर के हालात को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। रात के समय जब भी मैं गोबर करूंगी तो उस गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर की दशा को सुधार सकती हो। अरे, ये क्या कह रही हो गाय? क्या तुम सच बोल रही हो? सोने के सिक्के देने वाली गाय हो? अगर ये सच है तो हमारे घर के हालात अब तुम्हारे हाथ में ही है। रात होती है और गाय गोबर करती है। उस गाय के गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर राधा और रूपा दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। रूपा उन सिक्कों को ले जाकर बाजार में बेच देती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। धीरे धीरे उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये सब पड़ोस में रहने वाला महेश देख रहा होता है। अरे, ये तो गाय बहुत ही कमाल की है, जो अपने गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है। ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। मैं इसके गोबर से सिक्के निकाल कर अमीर हो जाऊंगा। मुझे ये गाय चुरा लेनी चाहिए। महेश रूपा के घर चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही महेश उस गाय के ऊपर हाथ रखता है, उसे तेज का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे, यह गाय तो करंट मारती है। बड़ी ही अजीब गाय है। यानी गाय में करंट भी है। फिर तो संभाल कर ले जाना पड़ेगा। महेश दूसरी बार उसकी रस्सी को हाथ लगाता है। रस्सी बड़ी हो जाती है और उल्टा महेश को ही बांध देती है। अरे बचाओ! अरे, कोई है? अरे भाई, मुझे बचाओ! गाय ने तो मुझे बांध ही दिया है। मैं तो इसे चुराने आया था। इतने में रूपा और राधा उसका शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे बंधा हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि वो कैसे बंध गया। तो वो सारा हाल सुना देता है। मुझे माफ कर दो रूपा बहन। मैं तुम्हारी गाय को चुराने आया था, पर इसने तो मुझे अच्छी सजा दी है। मुझे छोड़ दो।
अब मैं आगे से तुम्हारी गाय की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखूंगा। गाय, महेश को माफ कर दो। उसने अनजाने में आकर तुम्हें चुराने की कोशिश की है, इसे जाने दो। गाय अपनी रस्सी को खोल देती है और महेश घर की ओर भाग जाता है और कभी भी पीछे मुड़कर राधा और रूपा की घर की तरफ नहीं देखता है। इसी तरह से राधा और रूपा उस गाय की सहायता से सबकी मदद करती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं।